दर्द की दास्तान पार्ट 7। कहानी के पिछले भाग के अंत में आपने पढ़ा कि विभूति अंगद के मुंह से सुरैया के ठीक होने की खबर से विचलित होकर हड़बड़ाता हुआ अंगद के घर से निकल जाता है। अब आगे अंगद अब एक अनहोनी की आस कर रहा था, क्योंकि उसने इस अनहोनी को खुद दावत दिया था। अगले 2 दिनों तक अंगद सतर्क बैठा रहा कि अब उसे किसी संकट की खबर मिलेगी, पर वो हैरान था क्योंकि ऐसी कोई भी खबर उसे नहीं मिली। वो आगे क्या करेगा, यही सोच रहा था कि इतने में विभूति भागता हुआ उसके पास आया। विभूति: मास्टर जी, बड़ा गजब हो गया। अंगद: क्यों, क्या हुआ? विभूति: सुरैया की दादी का कछु पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कब से गायब है। वो तो सुबह जब उसे किसी ने दुकान खोलते नहीं देखा तब पता चला वो पूरे कस्बे में कहीं नहीं है। अंगद तो समझ रहा था कि हमला उस पर या सुरैया पर होगा, लेकिन इस सतर्कता में उससे एक गलती हो गई। उसके दिमाग से दादी निकल ही गई, पर अब क्या करे? जो जाल उसने बिछाया था उसमें सबसे पहले वही जा फंसा। अंगद हड़बड़ाकर घर से निकलने ही वाला था कि उसे सुरैया को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ये बात याद आ गया। फिर अगले ही क्षण उसने सोचा कि शिकार को पकड़ने के लिए चारा तो डालना ही पड़ेगा। यही मौका है। सुरैया को अगर ये पकड़ कर ले जाए तो मैं भी उनका पीछा कर दादी और उन लोगों तक पहुंच जाऊंगा। फिर अंगद विभूति से कहता है, सुनो विभूति, मैं दादी को ढूंढने जा रहा हूँ। जो वो ना मिली फिर जाऊंगा पुलिस स्टेशन। तुम तब तक सुरैया का ध्यान रखना। अंगद ने जानबूझकर ये बात कही ताकि सुरैया को जब अकेला पाकर वो लोग उसे लेने आए वो भी उन तक पहुंच सके। अंगद ये कहकर जैसे ही जाने लगा, विभूति कहता है, ठहरो मास्टर जी, अब आप अकेले अकेले दादी को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटकेंगे, हम आपका काम आसान कर देते हैं। ये कहकर विभूति अंगद को पीछे मुड़ने का इशारा करता है। अंगद हैरान विभूति के इस बात से जब पीछे मुड़ता है तो देखता है एक गाड़ी में दादी बेहोश पड़ी है। आनंद और उसके जीजा भी उसी गाड़ी में बैठे हैं। इससे पहले अंगद कुछ कह पाता, विभूति: ज़्यादा जोश या हिम्मत दिखाने की ज़रूरत नहीं है मास्टर जी, जाकर सुरैया को ले आइए और इसी गाड़ी में आप दोनों भी बैठ जाइए। अंगद तो पहले ही जान चुका था कि विभूति कैसा है, पर फिर भी वो अनजान और हैरान होने का नाटक कर कहता है, विभूति, मैं तो समझ रहा था कि तुम बहुत भले इंसान हो और इस कस्बे की भलाई का सोचते हो, पर आज तुम्हारा ये चेहरा देखकर मैं तो हैरान हूँ। विभूति: वैसे हम एक अच्छा इंसान ही है, पर सिर्फ अपने लिए, जहाँ फ़ायदा वहाँ विभूति। इससे पहले अंगद कुछ और कहता, कुछ लोग अंदर से सुरैया को पकड़कर ले आते हैं। अंगद चुपचाप ये सब घटता हुआ देख रहा था। उसने एक योजना बनाई थी, पर यहाँ उसके योजना के विपरीत ही सब कुछ चल रहा था। हम जो सोचते हैं वो कहाँ होता है और जो नहीं सोचते वही हो जाता है। ये योजना को कैसे अपने हित में लाया जाए, अंगद अब बस यही सोच रहा था। फिर आनंद की गाड़ी एक सुनसान से खंडहर में आकर रुकी और सबको खींचकर बाहर निकाला गया। आनंद: जीजा जी, आप लोग यहाँ इन मास्टर से निपटो, मैं तो और सुरैया ज़रा एकांत में घूम कर आते हैं। महेंद्र: तुझे अब भी यही सब सूझ रहा है? यहाँ हम क्या करने आए हैं, बस यही याद रख, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आनंद: जीजा जी, सब याद है मुझे, पर आज ही हम सुरैया को उसके परिवार समेत ख़त्म कर देंगे। तो इससे पहले सोचा कि आखिर मेरी बहुत पुरानी प्रेमिका जो है, बड़ा खिंचाव सा है इसके साथ। यही सारी बातें अंगद खड़े वहाँ सुन रहा था। वो तो गुस्से से उबल रहा था, पर समय की मांग को देखकर वो चुप रहने की सोचता है, क्योंकि उसे पता था जोश में उठाया उसका एक कदम उसकी सारी योजना को धराशायी कर देगी। एक तो पहले से ही उसकी बनाई योजना के विपरीत सब कुछ चल रहा था, और अब जो उसने जोश में कोई और कदम लिया तो माहौल और भी बिगड़ सकता है। महेंद्र: पहले इन सबको अंदर ले जाओ
और इस कार को कहीं छुपा कर पार्क करो आनंद, बाद में कुछ और सोचना। इधर सबको अंदर ले जाया जाता है और आनंद गाड़ी पार्क करने चला जाता है। आनंद के जाते ही महेंद्र अपने आदमियों से कहता है, सारे को एक साथ गोली मार दो तुरंत, मुझे ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए, और उसके बाद इसी खंडहर के पीछे कहीं गाड़ देना सभी को। विभूति, पर साहब जी इतनी गोलियां चलेंगी तो काफ़ी आवाज़ आएगी, जगह सुनसान है, दूर तक आवाज़ फैल जाएगी। एक काम कीजिए, सबका गला रेत दीजिए, ना कोई शोर ना कोई शराबा, सबकी मुक्ति पक्की। महेंद्र विभूति की इस बात पर खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह विभूति, का आइडिया दिया है। पर फिर वो एक और ऐसी बात कहता है जिससे वहाँ मौजूद सभी अचंभित हो जाते हैं, यहाँ तक कि विभूति भी। महेंद्र, अरे वाह विभूति। फिर वो आदमियों से कहता है, सुनो, रेत डालो इन सबका गला, और इस विभूति को ज़्यादा तरपाना नहीं, इसको जल्दी वाली मौत देना, काहे कि ई हमरा बहुते मदद किया है। विभूति, ई का बोल रहे हो साहब जी, हम तो आपके शुभचिंतक हैं। महेंद्र, अरे विभूति, शुभचिंतक तो यही से तो आसान मौत देने को कह रहे हैं, वरना इन सब की तरह गला रेत का नहीं मारते। विभूति, पर हमसे कौन गलती हो गई जो हमारी जान लेना चाहत है। महेंद्र, तुम्हारी गलती ई है कि तुम भी उस रात के चश्मदीद गवाह हो, और जैसे आज सुरैया के ठीक होने की वजह से हमरा खतरा बढ़ गवा, वैसे ही अगर कल जाई के तुम भी पलट जाओ, फिर हमारी खटिया ही खड़ी हो जावेगी। अब हमका कोनो रिस्क नहीं लेना, सारे झंझट को एक ही बार में ख़त्म कर देना है। विभूति अपने मरने की बात को पक्का जानकर फूट फूट कर रोने लगा और महेंद्र के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगा। इस पर वही बंधा अंगद विभूति से कहता है, देखा विभूति, ऐसा ही होता है जब अपने परिवार से कोई दगा करता है। इससे अच्छा तो तुम माखन लाल का साथ देने में मर जाते, कम से कम आज गद्दार का टीका लेकर तो ना मरना पड़ता। अब तो ना रही इज्जत और ना ही बचेगी जान। विभूति कुछ नहीं कहता, वो बस रोता ही चला जा रहा था। थोड़ी देर में आनंद भी वहां आ गया और कुछ लोग मिलकर सबसे पहले विभूति को धर दबोचे। आनंद और महेंद्र विभूति के नज़दीक जाने लगे और ये मंजर सुरैया के सामने चलने की वजह से उसे उस रात की झलकियाँ याद आने लगी। आज जहाँ विभूति था वहाँ उस रोज उसके पिता माखनलाल थे। जिस तरह विभूति चीख चिल्ला रहा था, उसके बाबा उस रात चिल्ला रहे थे। ये सब चल ही रहा था कि आनंद ने विभूति के पेट में चाकू घोंप डाला। इस पर सुरैया जोर से बाबा कहकर चीख पड़ी। सभी उसकी ओर देखने लगे। सुरैया फिर कहती है, मत मारो मेरे बाबा को, छोड़ दो, छोड़ दो। अंगद, सुरैया, सुरैया क्या कह रही हो तुम? सुरैया, आप कौन है और ये लोग मेरे बाबा को? अरे ये तो विभूति काका है। तुम लोगों ने पहले मेरे बाबा को और अब विभूति काका को भी मार डाला। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। बस अंगद तो यही चाहता था कि सुरैया को अपना पिछला वक्त याद आ जाए और वो ठीक हो जाए, और शायद आज हुआ भी यही। आनंद, अरे वाह, हीरोइन तो ठीक हो गई, पर गलत वक्त पर। अब तो तू कुछ ही पलों की मेहमान है। सुरैया, अरे जा जा, एक लड़की से इतना डरता है कि सब मर्द मिलकर उसको बांधकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। उस दिन भी तुम लोगों ने ऐसा ही किया और आज भी वही कर रहा है। जबरदस्ती एक लड़की पर पूरा झुंड कूद गए, एक बूढ़े पर 4 लोग मिलकर हमला किया। तुम लोग खुद को मर्द कहते हो? नामर्द हो तुम लोग, नामर्द। दम है तो खोलो मुझे, फिर बताती हूँ। अंगद तो पहली बार सुरैया का ये रूप देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि ये तो झांसी की रानी है, अकेली ही इतने सारे लोगों को चुनौती दे रही है, ज़रा भी डर नहीं है इसे। आनंद, अरे आज ये पागल ठीक क्या हो गई, जुबान ही चलने लगी। लगता है तू भूल गई मेरी मर्दानगी। चल कोई बात नहीं, तुझे मारने से पहले अपनी मर्दानगी दिखा देता हूँ। वैसे कब से तुझे छूने को तरस भी रहा था, और आज जब तेरी भी यही इच्छा है तो चल। अंगद,
खबरदार जो उसे छूने की कोशिश भी की। आनंद, देखो जीजाजी, पति परमेश्वर का प्रेम जाग गया। पर पति जी, ये कोई पहली बार मैं इसके साथ ये सब नहीं कर रहा हूँ। ना जाने कितनी ही बार कर चुका हूँ और ना जाने कितनों ने ही किया था। उस रात पेट में बच्चा लिए भी घूम रही है, फिर भी पति जी को इसकी इज्जत की पड़ी है। अंगद, किया होगा, पर अब ये मेरी पत्नी है और अब इसके साथ कुछ भी किया तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो क्या अंगद सुरैया को बचा पाता है आनंद से? जानेंगे आगे। धन्यवाद। रोनिता।